नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईमारी में वैद्युत दुर्घटना एवं सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कि जो भी इंजीनियरिंग में होता है उसमें जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी वैद्युत दुर्घटनाएं हो सकती हैं और उनसे बचने का क्या उपाय होता है, उसके बारे में अच्छे से पूरे लेसन को एक ही वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो पहली टॉपिक होगी वैद्युत दुर्घटनाओं का वर्गीकरण। तो देखिए, वैद्युत दुर्घटना 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो बड़ी दुर्घटना, सामान्य दुर्घटना और लघु दुर्घटना। तो बड़ी दुर्घटना क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंतर्गत प्राणघातक दुर्घटना आती है, जैसे मृत्यु हो जाना, अंग विहीन हो जाना, किसी हड्डी अथवा दांत का टूट जाना। ये सभी टॉपिक जो है वो बड़ी दुर्घटना में आती है। दूसरा है सामान्य दुर्घटना। इसके अंतर्गत साधारण घटना आती है, जैसे चोट चाटे खाए हुए व्यक्ति को उसके कार्य के से 3 दिन तक छुट्टी देनी पड़ती है, जैसे झटके से मोच आना आदि। जैसे मोच आ गई, हल्का पैर में छीलन हो गया, इस तरह से। और तीसरी टॉपिक होती है लघु दुर्घटना। इसका तात्पर्य है अन्य छोटी मोटी दुर्घटना से, जैसे हाथ तथा पैर की उंगली का दब जाना अथवा धक्का लगने से हल्की चोट लगना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दुर्घटना का प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो फर्स्ट एडिंग के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। तो अच्छा यही है कि विद्युत से कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए विद्युत संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति को पूर्व सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, माने आराम से कार्य करें और धीरे धीरे और उचित गाइडेंस में कार्य करेंगे तो कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। फिर भी यदि विद्युत संबंधी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, इसके लिए सभी देखभाल करने वाले सुपरवाइज़र तथा परिचालक को कृत्रिम सांस दिलाने तथा अन्य उपचार संबंधी चिकित्सा के तरीकों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। यानी सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एडिंग में क्या क्या किया जाता है। तो अब इसमें एक विधि होती है कृत्रिम श्वास देने की विधि। इसकी निम्न 4 विधियां हैं। पीठ दाब विधि, ठीक, दूसरा सीना दाब विधि, तीसरा मुख दाब विधि और चौथा है मुख विधि। ठीक है, तो मुख विधि द्वारा सांस देना, तो समझिएगा स्टूडेंट्स। तो कृत्रिम सांस देने की विधि आजकल अधिक प्रचलित हो सकती है। इस विधि को लागू करने के निम्न तरीके हैं। सर्वप्रथम इस विधि के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटा दिया जाता है। ठीक है ना, पीठ के बल लिटा दिया जाता है। उसके दंत पत्तियों के बीच कसते हुए दोनों जबड़ों को पृथक कीजिए और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को उसके मुंह में डालते हुए ऊपर के जबड़े को पकड़कर सिर की ओर खींचिए ताकि उसका सर पीछे की ओर सूख जाए और मुख पूर्ण रूप से खुल जाए। इसके बाद आप अपना मुंह उसके मुंह पर कस कर रखें और अपने फेफड़े में हवा भरते हुए उसके मुंह में हवा फूंकिए ताकि उसका सीना हवा से फूल जाए। अब नाक को खोलिए तथा इस प्रक्रिया को 3 या 4 बार करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे उसमें यदि सांस रुक गई है तो सांस आने लगेगी। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो रहा है आपका। दूसरा पॉइंट है अग्निशामक उपकरण, यानी एक्सटिंग्यूशर, यानी आग बुझाने वाला यंत्र। तो विद्युत प्रतिष्ठापन में आग बुझाने के निम्न उपाय होते हैं। पहला उपाय है सोडा अम्ल प्रारूपी अग्निशामन, दूसरा है रासायनिक झाग प्रारूपी अग्निशामन, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रारूपी अग्निशामन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड द्रव प्रारूपी अग्निशामन। ठीक है ना। तो सोडा अम्ल प्रारूपी अग्निशामन क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये इस पे क्वेश्चन कई सारे बने हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसके सांद्र गंधक का अम्ल तथा सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके उपाय से CO2 गैस से सूखे हुए पदार्थ में लगी आग को बुझाया जाता है। तो इसका सूत्र ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्टेंट सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा टॉपिक है रासायनिक झाग प्रारूपी अग्निशामक।
तो इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 तथा सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है तथा इससे उत्पन्न CO2 के झाग से तेल में लगी आग को बुझाई जाती है। यानी अगर किसी तेल में आग लग गई तो उसके लिए रासायनिक झाग का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार से यदि किसी अम्ल में या CO2 से गैस से उत्पन्न कहीं आग लग रही है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग सोडा अम्ल प्रारूपी का यूज़ करेंगे। तीसरा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड CCl4 प्रारूपी अग्निशामक। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो एक विद्युतरोधी पदार्थ हो। यह वायु से ऑक्सीजन लेकर फास्फीन गैस बनाती है तथा यह एक विषैली गैस होती है जिससे विद्युत अग्नि को बुझाया जाता है। यह अग्निशामक की अच्छी विधि है, ठीक है स्टूडेंट्स। और चौथा है CO2 द्रव प्रारूपी अग्निशामक। इसमें CO2 द्रव रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो गैस के रूप में परिवर्तित होकर अग्निशामक का कार्य करती है। अर्थात इसमें आग बुझाने वाला रासायनिक पदार्थ CO2 द्रव होता है जो उच्च दाब पर मजबूत सिलेंडर में भरा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिएगा ये ठोस CO2 और द्रव CO2 का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से ये समझिएगा कि यदि गैस को नॉर्मल रूप से भरा जाता है तो वो गैस रहती है, यदि उसको प्रेशराइज्ड दाब अधिक करके भरा जाता है तो वो गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है। वैद्युत आघात। तो वैद्युत आघात क्या होता है? किसी वैद्युत मशीन, उपकरणों एवं वायरिंग पर कार्य करते समय वैद्युत आघात से निम्न दुर्घटना हो सकती है। यानी करंट का लगना, जिसको हम लोग साधारण रूप से कहते हैं। तो इसमें निम्न दुर्घटना हो सकती है। काम करने वाले को विद्युत झटका लग सकता है। कार्य करने वाले को विद्युत झटका लगने के साथ उसके शरीर का कोई भाग जल सकता है। तीसरा है विद्युत झटका लगने पर मनुष्य विक्षोभ हो सकता है, अर्थात सही उपचार न होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना। इस प्रकार के गुणों को वैद्युत आघात भी कहा जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे जो टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक जो है ये वैद्युत दुर्घटना एवं सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इनसे सुरक्षा के उपाय के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि मुख से सांस कैसे दी जाती है, फर्स्ट एडिंग में मरहम पट्टी किसी रोगी के किस प्रकार से करी जा सकती है, उनको फर्स्ट एड किट कैसे दी जाती है। फर्स्ट एड किट में दर्द निवारक दवा होती है और एक डेटॉल होता है और एक क्रीम होती है जो कि मरहम के रूप में किसी चोट पर लगाई जाती है। ये फर्स्ट एड किट पूरी तरह से कारगर नहीं होता क्योंकि इसको केवल कुछ देर के लिए टेम्परेरी घाव को बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था वैद्युत दुर्घटना एवं उससे सुरक्षा। ये आपका चैप्टर 9 होगा। यहीं पर यह लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।